प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर आज वॉशिंगटन पहुंचे। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के साथ ही जो बाइडेन के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। कोविड से मृत हुए लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देगी केंद्र सरकार। राज्य आपदा राहत निधि से होगा भुगतान। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 14 जिलों में होगी कोदो कुटकी खरीदने की व्यवस्था। अंग्रेजी माध्यम स्कूल के साथ हॉस्टल भी खोले जाएंगे। और राष्ट्रीय पोषण माह के तहत दुर्ग जिले के चिंगरी गांव में महिला जागृति शिविर का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन की अमेरिका यात्रा पर आज सुबह वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। भारी वर्षा के बावजूद भारतीय समुदाय के सैकड़ों सदस्य प्रधानमंत्री की अगुवानी के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। जैसे ही प्रधानमंत्री का विमान उतरा, उत्साह सहित भारतवंशियों के हर्षोल्लास से पूरा माहौल गूंज उठा। श्री मोदी ने आत्मीय स्वागत के लिए भारतीय समुदाय का आभार व्यक्त किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारतवंशी हमारी शक्ति हैं और ये सराहनीय है कि किस तरह भारतीय समुदाय ने पूरे विश्व में विशिष्ट पहचान बनाई है। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे और क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही वे व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। वहीं आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ भी उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बातचीत में दोनों नेता विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाशेंगे। श्री मोदी आज अमेरिकी कंपनियों के वरिष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल अमेरिका रवाना होने से पहले कहा कि उनकी यात्रा व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने का अवसर बनेगी और भारत के रणनीतिक साझेदार जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध और मजबूत होंगे और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सहयोग भी बढ़ाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने हमेशा संपूर्ण मानव जगत को एक परिवार माना है। उन्होंने कहा कि देश के फार्मास्यूटिकल उद्योग ने कम लागत की दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और पीपीई किट तैयार किए हैं और अनेक विकासशील देशों को सुलभ विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना रोधी नए टीके विकसित किए जा रहे हैं, तब तक भारत सरकार मौजूदा टीकों का उत्पादन भी बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ने से सरकार अन्य देशों को भी इसकी आपूर्ति कर सकेगी। India's pharmaceutical industry has produced cost-effective diagnostic kits, drugs, medical devices, and PPE kits. These are providing affordable options to many developing countries. As our production increases, we will be able to resume vaccine supply to others too. For this, the supply chains of raw materials must be kept open. वैश्विक कोविड सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत में भारत ने वैक्सीन उत्पादन को 95 अन्य देशों और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के साथ साझा किया और पूरा विश्व भी एक परिवार की तरह महामारी की दूसरी लहर के दौरान भारत के साथ खड़ा रहा। इस एकजुटता और सहयोग के लिए उन्होंने सबका आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस समय विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। अभी हाल ही में एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। प्रधानमंत्री ने महामारी के आर्थिक असर से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन सर्टिफिकेट की परस्पर पुष्टि के बाद अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं आसान बनाई जानी चाहिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ। कोविड से मरने वालों के परिजनों को केंद्र सरकार 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की है।
सरकार ने यह भी कहा है कि राज्य आपदा राहत कोष से यह अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। सरकार ने न्यायालय में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि कोरोना महामारी से भविष्य में मरने वालों को भी अगली अधिसूचना तक यही अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन मृतकों के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाएगा जो कोविड राहत कार्यों या उससे जुड़ी अन्य गतिविधियों में शामिल थे। संबंधित परिवारों को कोविड मृत्यु से संबंधित निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ दावे प्रस्तुत करने होंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि दावा सत्यापन, स्वीकृति और मुआवजा देने की प्रक्रिया सरल हो। उल्लेखनीय है कि देश में अब तक कोविड से 4,46,000 से अधिक मौतें हो चुकी है। सबसे अधिक मौत महाराष्ट्र में हुई है। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोविड से मरने वालों की संख्या 13,563 तक पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी दावों को जरूरी दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर निपटा दिया जाएगा। मुआवजे की राशि आधार नंबर से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया के जरिए वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य के 14 जिलों जहां कोदो कुटकी का उत्पादन होता है वहां राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी की खरीदी की व्यवस्था भी की जाएगी और इन जिलों के गौठानों में कोदो के प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे और प्रसंस्कृत कोदो की मार्केटिंग की भी अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कोदो कुटकी का उत्पादन करने वाले जिलों में बस्तर संभाग के 7 जिले, सरगुजा संभाग के 5 जिले और राजनांदगांव और कवर्धा जिले शामिल हैं। मुख्यमंत्री अपने निवास में कांकेर, कोंडागांव और बस्तर जिले से आए हलबा और भतरा सहित विभिन्न आदिवासी समाजों के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने उनसे यह आग्रह भी किया कि वे अपनी सामाजिक बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में चर्चा करें। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांग पर बस्तर संभाग में जहां स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ हुए हैं वहां हॉस्टल खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे इन स्कूलों में दूर गांव से आने वाले बच्चों को आवासीय सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के हित संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन आए, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बेहतर से बेहतर अवसर मिले। राज्य सरकार ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया है और इनकी बिक्री की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा ही की जा रही है। आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान उद्योग मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, विधायक चंदन कश्यप और संतराम नेताम सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी और सदस्य कौशलेंद्र सिंह पटेल 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। आज उन्होंने राज्य अतिथि गृह में पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके पिछड़ा वर्ग की समस्याओं और उनके उत्थान से संबंधित विषयों पर चर्चा की। पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर साहनी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग की पदोन्नति को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। रोस्टर के मुताबिक पदोन्नति नहीं मिलने की शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है तथा जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने पर भी विचार किया जा रहा है। चौदह प्रतिशत आरक्षण पिछड़ों को ओबीसी को दिया गया है, लेकिन रोस्टर में 8 पॉइंट पर रखा गया है जो पिछड़ों के साथ न्याय नहीं है। उसको चौथे पॉइंट पर देना चाहिए। केंद्र सरकार ने चौथे पॉइंट पर केंद्र सरकार ने दिया है, इसलिए पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ रोस्टर में देने के लिए रोस्टर बनाना चाहिए, तो उसमें नंबर 4 पर पिछड़ा वर्ग आना चाहिए। और यहाँ 14% आरक्षण है, उसमें भी 8 पर दिया है, जबकि कम होना चाहिए। 27 में जब 4 है तो 14 में है तो और भी 2-3 पर आना चाहिए, लेकिन 8 पर कर दिया है, तो ये तो पिछड़ों के प्रति बहुत ही अन्याय है। पिछड़ा वर्ग पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद डॉक्टर साहनी ने प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ ही दूसरे वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की है। डॉक्टर साहनी शुक्रवार को एसईसीएल, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड और जिलों के कलेक्टरों सहित पुलिस अधीक्षकों के साथ भी बैठक करेंगे। वे इन दिनों भिलाई स्टील प्लांट के अफसरों के साथ भी बैठक कर पिछड़ा वर्ग की समस्याओं के संबंध में जानकारी लेंगे। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। आज हाथियों का दल राजनांदगांव, महासमुंद और कोरिया जिलों के गांवों में घुस आया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। राजनांदगांव जिले में 22 से 25 हाथियों का दल मोहला क्षेत्र के 5 बरस जंगल में विचरण कर रहा है। यहां हाथियों का दल गांव से लगी पहाड़ियों पर नजर आया। बड़ी संख्या में हाथियों के होने की सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को हाथियों से दूर रहने की हिदायत दी गई।
जिले के वन मंडलाधिकारी गुरुनाथन एन ने बताया कि हाथियों के आने की सूचना पहले से ग्रामीणों को दी जा रही है ताकि जान माल की हानि से बचा जा सके। संबंधित गांव लोगों को पहले से हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप लोग हाथी चल रहा है, आप लोग सतर्क रहना चाहिए। और स्पेशली जो युवक लोग हैं शाम को ऐसे पीना वाला है, सब लोगों को क्लियर बोल रहा है, क्योंकि कई लोग घटना इसके पहले भी जो है बिलासपुर संभाग में हुआ है। क्या है, लोग उसको सेल्फी खींचना, वो बगल में जाके पत्थर मारना, ये सब चीज़ उसको साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ग्रुप का जानवर है। वो अपना बच्चों को सुरक्षा के हिसाब से कोई नुकसान करने से वो उनका गुस्सा आ जाता है। इसलिए हम लोग उनको कैसा उनका साथ बिहेव करना है, और सब लोगों को अकेले नहीं जाना जंगल का अंतर्गत, ये सब चीज़ आपको क्या करे क्या ना करे इसके बारे में हमारा जो है दल जो है वहाँ जिला प्रशासन के साथ जो है मिलके पुलिस का सहयोग से कर रहा है। सर, फसल खराब होने की भी सोचने में थे कुछ? हाँ जी, सूचना है। अभी एक गांव है अपना बेगाटोला में, एक व्यक्ति का मकान जो हानि हुआ है। और इसी तरह कोरिया वन मंडल में 39 हाथियों का दल घुस आया है। बीती रात हाथियों के दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही 4 मकानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों का दल वर्तमान में ग्राम पटपरिहा, तेंदुडोल, सुंदरपुर, पहाड़पारा, सलका और फुनगा क्षेत्र में विचरण कर रहा है। 2 दिन पहले ही हाथियों ने एक व्यक्ति को घायल कर दिया था, जिसके उपचार के लिए वन विभाग द्वारा तत्काल 10,000 रुपए की मदद भी की गई थी। वन विभाग बैकुंठपुर के एसडीओ ग्रेनी कुजूर ने बताया कि क्षेत्र में हाथियों के दल की मौजूदगी के कारण लोगों को हाथी प्रभावित क्षेत्रों में जाने से रोका जा रहा है। वन विभाग की टीम हाथियों की आवाजाही पर लगातार निगरानी रख रही है। जितने भी इंटीरियर के गांव हैं, जो जंगलों से लगे हुए गांव हैं, वहां के लोगों को शिफ्ट करके आंगनबाड़ी केंद्र और सामुदायिक केंद्र में रखा गया है, जहां उनके खाने का भी व्यवस्था किया हुआ है। खाने एवं सोने की व्यवस्था के साथ उनको वहां रुकवाया जा रहा है। साथ ही गजराज वाहन यहाँ पर बुलवाया गया है, जो सतत निगरानी कर रहा है, और इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, जिससे जान माल का कम से कम नुकसान हो सके। कोरिया जिले में हाथियों के दल ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया और ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे की मांग की है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के 3 साल पूरे होने पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। इस योजना को मोदी केयर या नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम भी कहा जाता है। इसी कड़ी में आज इस्पात नगरी भिलाई में आयुष्मान भारत पखवाड़ा मनाया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिर्बान दासगुप्तो ने सेक्टर 9 स्थित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो ये पहल की गई है, और इसमें जो कि 2018-23 सितंबर से शुरू हुआ था, सेल भिलाई का अस्पताल इससे जोड़ने से हमें बड़ा हर्ष है, ताकि लोगों को काफ़ी यहाँ इससे फ़ायदा मिले। और जो यहाँ पर, और ये अस्पताल तो पब्लिक के लिए काम कर ही रही है, और इससे इसके आयुष्मान भारत के इसके तहत और अच्छी तरह से काम कर पाएगी, और यहाँ के जो लोग हैं उनका सेवा कर पाएगी। इस अवसर पर मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने कहा कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तथा मध्यम वर्गीय परिवारों को 50,000 रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाती है। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अधिशासी निदेशक डॉक्टर ईसर के अलावा वरिष्ठ डॉक्टर, मेडिकल अफसर आदि मौजूद थे। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुर्ग जिले के ग्राम चिंगरी में भी इसके तहत महिला जागृति शिविर का आयोजन किया गया। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और बालिकाएं शामिल हुई। विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने इस दौरान महिलाओं को किशोरावस्था और गर्भावस्था के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों, उचित खानपान और छोटे बच्चों के लालन पालन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान गर्भवती माताओं के लिए गोद भराई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत उन्हें पोषण किट प्रदान की गई। कार्यक्रम में पौष्टिक व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए थे। महिला और बाल विकास विभाग दुर्ग के परियोजना अधिकारी अजय साहू ने क्षेत्र में चलाए जा रहे सुपोषण कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि विगत 2 वर्षों में कुपोषण की दर में करीब 7% की कमी आई है।
अभी राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में, तो इसी को लेकर हर जगह जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि एक तो हमारे आसपास की महिलाओं में खून की कमी है, बच्चा कुपोषित है, तो उनको खान पान में कैसा विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस संबंध में हम लोग जो है जागरूकता अभियान पूरे सेक्टर में चलाकर ये कर रहे हैं। वहीं शिविर में शामिल महिलाओं ने बताया कि यहां आने से उन्हें पोषण से संबंधित काफी महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं। उन्होंने बताया कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों से मिले निर्देशों का भी पूरी तरह से पालन करती हैं, जिससे उन्हें काफी लाभ हुआ है। मेरा नाम ज्योति सिन्हा है और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिला। सबसे पहले महिलाओं के बारे में अधिक जानकारी यहाँ मिला है, उसके खान पान पोषण आहार के बारे में अधिक से अधिक जानकारी यहाँ प्राप्त हुआ है। मेरा नाम सरगज चक्रधारी है, मैं चिंगरी से हूँ और यहाँ का मेरे को अच्छा लगा। कार्यक्रम के दौरान शिविर में शामिल महिलाओं के लिए पोषण से संबंधित प्रश्नोत्तरी के अलावा अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।